नमस्कार साथियों। न रुकना है, न थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान के भू आकृति प्रदेश। और राजस्थान के भू आकृति प्रदेशों में आज हम बात करने वाले हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के वर्गीकरण की, कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया गया है और उसमें कौन सा भाग आता है, उसकी क्या विशेषता है और उससे हमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, उन पर बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के वर्गीकरण की। राजस्थान के भू आकृति प्रदेश। अब देखिए, जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अब इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 25 सेमी समवर्षा रेखा, कौन सी 25 सेमी समवर्षा रेखा, सम इसे दो भागों में बांटती है। जो 25 सेमी समवर्षा रेखा के पश्चिम में जो स्थित है, इसे कहा जाता है शुष्क रेतीला मैदान। और जो 25 सेमी समवर्षा रेखा के पूर्व में स्थित है और अरावली तक का जो क्षेत्र है, इसे कहा जाता है अर्ध शुष्क प्रदेश या बांगर प्रदेश कहा जाता है। तो आज हम बात करेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में शुष्क रेतीले मैदान की। अब देखिए, शुष्क रेतीले मैदान को दो भागों में विभाजित किया गया। एक कहलाता है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, और एक कहलाता है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। यह जो बालू का स्तूप युक्त है, यह 58.50% है और जो मुक्त है वह 41.50% है। यदि आप मानचित्र में देखेंगे तो यह है बालू का स्तूप युक्त और यह है बालू का। इस तरह से
शुष्क रेतीले मैदान को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। तो आज हम बात करेंगे शुष्क रेतीला मैदान क्या है, इसको किस तरह से विभाजित किया गया है और इसमें कौन कौन से भाग आते हैं और हमें एग्जाम में किस तरह से पूछे जाने की संभावना है। तो शुरुआत करते हैं शुष्क रेतीले मैदान की। राजस्थान के भू आकृति प्रदेश, इसमें हम बात करेंगे शुष्क रेतीला मैदान। अब देखिए शुष्क रेतीला मैदान क्या है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में 25 सेमी सम वर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित रेतीला प्रदेश, जहां औसत वार्षिक वर्षा 20 सेमी या कम होती है। शुष्क रेतीला मैदान कहलाता है। तो ये ध्यान रखना कि शुष्क रेतीला जो मैदान है वह 25 सेमी समवर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित है, जहां पे 20 सेंटीमीटर या इससे भी कम औसत वार्षिक वर्षा होती है, उसे हम शुष्क रेतीला मैदान कहते हैं। अब इसमें कौन कौन सा क्षेत्र आता है यह ध्यान रखना। शुष्क रेतीला मैदान में बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी, बालोतरा आदि मुख्य रूप से इसमें जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, फलोदी और बालोतरा, हालांकि इसमें चूरू का कुछ भाग भी आता है, जोधपुर का पश्चिमी भाग भी आता है, लेकिन यह जिले सबसे ज्यादा इसी भाग के अंतर्गत आते हैं। यह ध्यान रखना, मुख्य रूप से यह जिला आते हैं। अब इस शुष्क रेतीले मैदान को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो अब यहां पे समझना है।
शुष्क रेतीला मैदान का वर्गीकरण कि संरचनात्मक दृष्टि से शुष्क रेतीले मैदान को दो भागों में विभाजित कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? एक तो है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और दूसरा है बालू का स्तूप इस तरह से शुष्क रेतीले मैदान को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। क्लियर हो गया? अब बालू का स्तूप जो मुक्त प्रदेश है इसमें 41.50% भाग आता है। किसका? शुष्क रेतीले मैदान का 41.50% मैदान बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में आता है और 58.50% जो भाग है वह बालू का स्तूप युक्त प्रदेश में आता है। अब यहां पे बालू का स्तूप जो मुक्त प्रदेश है इसकी क्या विशेषता है? तो देखिए इसमें हम हमादा का अध्ययन करते हैं, रेग का अध्ययन करते हैं, लाठी सीरीज का अध्ययन करते हैं, आकल गांव है, कुलधरा गांव है, चांदन नलकूप है, बाप बोल, यहां सभी जो है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, जबकि बालू का स्तूप युक्त के अंतर्गत क्या आता है? इर्ग और लघु मरुस्थल जो है वह बालू का स्तूप युक्त प्रदेश का भाग है। तो इस तरह से हमें यहां पूछा जा सकता है कि कौन सा बालू का स्तूप युक्त है और कौन सा बालू का स्तूप मुक्त है। तो बालू का स्तूप युक्त में भी आपको क्लियर हो गया होगा कि युक्त जहां पे बालू का स्तूप रोहित के धोरे मिलेंगे जिनमें इर्ग और लघु मरुस्थल है यहां पर मिलेंगे, और बालू का स्तूप मुक्त में रेत के धोरे यानी कि बालू का स्तूप नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से हमें शुष्क रेतीले मैदान के वर्गीकरण को पूछा था। अब हमें यह भी क्लियर होना चाहिए कि हमादा क्या है, रेग क्या है, इर्ग क्या है, लाठी सीरीज क्या है। तो इनके बारे में भी हमें कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम एक एक का विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं कि हमादा क्या है, रेग क्या है और इर्ग। क्योंकि यह जो शुष्क रेतीला मैदान है इसमें तीन प्रकार का मरुस्थल पाया जाता है, हमादा के रूप में, रेग के रूप में और इर्ग के रूप में। और यहां पर कहीं पर विशेष संरचनाएं मिलती है जैसे बाप बोल्डर है, लाठी सीरीज है, तो उनके बारे में भी हम लोग
अध्ययन करेंगे। तो बात करते हैं एक एक को लेके, हमादा को लेके सबसे पहले। राजस्थान की भू आकृति पद्धति, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं हमादा, कि हमादा क्या है। अब समझना, पोखरण जो कि किस जिले में है, जैसलमेर में। पोखरण, फलोदी और बालोतरा के मध्य स्थित त्रिभुजाकार पथरीला या चट्टानी मरुस्थल हमादा तो सबसे पहले तो आपको यह क्लियर होना चाहिए कि हमादा क्या है। हमादा एक चट्टानी मरुस्थल है जिसका राजस्थान में जो विस्तार है वह पोखरण, फलोदी और बालोतरा के मध्य त्रिभुजाकार है। किस तरह से है देखिए, इस तरह से आपको एक यहां पोखरण से लगाकर फलोदी, इस तरह से आपको एक त्रिभुजाकार पथरीला जो मरुस्थल मिलेगा, जिसमें यह है पोखरण, यहां है फलोदी और यहां है इस तरह से यह जो पथरीला या चट्टानी मरुस्थल है इसे क्या कहा जाता है, हमादा कहा जाता है। अब इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि जब हम राजस्थान का अध्ययन करते हैं या राजस्थान में पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि यह जो हमादा क्षेत्र है यह सर्वाधिक सूर्य ताप प्राप्त करता है और इसीलिए यहां पर सौर ऊर्जा की अत्यधिक संभावना होने के कारण इस क्षेत्र में जो है अलग अलग स्थानों पर सोलर पार्क की स्थापना की गई। अब देखिए राजस्थान में 5 सोलर पार्क है जिसमें से 4 जो है वह हमादा के अंतर्गत आते हैं। कौन सा है, एक तो भड़ला सोलर पार्क जो कि कहां पर है, फलोदी में। दूसरा है नोख सोलर पार्क जो कि वर्तमान में कहां पर है, फलोदी में है। तीसरा जो है वह है पोखरण फलोदी सोलर पार्क जो कि जैसलमेर और फलोदी में। और चौथा है फतेहगढ़ सोलर पार्क। तो इस तरह से राजस्थान में जो 5 सोलर पार्क हैं उनमें से 4 सोलर पार्क इस हमादा में, और यहां पर सौर ऊर्जा उत्पादन की विपुल संभावनाएं होने के कारण इस क्षेत्र को सोलर एनर्जी
एंटरप्राइजिंग जोन सीज के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। अक्षय ऊर्जा निगम जो कि राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के विकास की शीर्ष संस्था है, उसके द्वारा यहां पर सीज सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन की स्थापना की गई। अब साथ ही साथ यहां पर जो है पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य, पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य एक भूगर्भीय जलपट्टी है। क्या है? भूगर्भीय जलपट्टी है, जिसे क्या कहा जाता है? इस भूगर्भीय जलपट्टी को लाठी सीरीज की संज्ञा दी गई है। और इसी लाठी सीरीज में जो है आकल गांव, जीवाश्म पार्क, चांदन नलकूप और कुलदरा गांव भी है। और वहीं पर फलोदी के निकट जो है हिमानीकृत चट्टानी भाग पाया जाता है, जिसे बाप बोल्डर, तो इस तरह से यहां जो हमारा जो पथरीला मरुस्थल है, इसी के अंतर्गत जो है यहां सभी जो भी बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र के अंतर्गत हैं, वह सभी हमादा के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से हमें हमादा को लेके बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो क्या है कि हमादा क्षेत्र में सौर ऊर्जा उत्पादन की विपुल संभावना के कारण अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा SEEZ सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन, या जिसे कहा जाता है सौर ऊर्जा उद्यमी क्षेत्र की स्थापना की गई है, जिसमें राजस्थान के कौन से जिले आएंगे? जैसलमेर, फलोदी और बालोतरा। पहले इसमें जोधपुर और बाड़मेर भी था, लेकिन अब इसमें जो है यह जिले भी शामिल है। तो इस तरह से एक तो सीज को लेके पूछा जा सकता है कि सीज की स्थापना कहां की जा रही। पॉइंट क्लियर हो गया? अब दूसरा एक और पॉइंट है कि यहां जो है हमारा क्षेत्र सौर ऊर्जा उत्पादन के साथ साथ यहां पर इसके चारों ओर मिश्रित मरुस्थल पाया जाता है, जिसे हम रेग कहते हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि
हमादा क्षेत्र में राजस्थान के 4 सौर ऊर्जा पार्क का विकास किया। 4 सौर ऊर्जा पार्क का विकास किया जा रहा है। कौन कौन से हैं देखिए, इसमें एक तो है भड़ला, जो कि कहां पर है, फलोदी में। दूसरा है नोक, यह भी कहां पर है, फलोदी में। तीसरा है पोखरण फलोदी, जो कि जैसलमेर फलोदी में। और चौथा है इस तरह से जो है हमादा न केवल पथरीला मरुस्थल है, बल्कि यहां पर सौर ऊर्जा की विपुल संभावना। अब इसमें हमादा के बाद जो दूसरा मरुस्थल आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेग। तो बात करते हैं रेग की। राजस्थान की रेग। अब देखिए रेग क्या है, हमादा जो कि कैसा है, पथरीला या चट्टानी मरुस्थल के चारों ओर विस्तृत मिश्रित मरुस्थल रेग अब रेग क्या है कि जो हमादा के चारों ओर मिश्रित मरुस्थल है, जिसमें बालू रेत और चट्टाने भी है, तो मिश्रित मरुस्थल को हम रेग कहते हैं और पथरीला मरुस्थल को हम हमादा कहते हैं। इसके बाद तीसरा जो है वह है इर्ग। शुष्क रेतीला मैदान में बालू का स्तूप युक्त संपूर्ण मरुस्थल या महान मरुस्थल को इर्ग कहा जाता है। यानी कि
अब समझना, इर्ग जो है यह बालू का स्तूप युक्त एक मरुस्थलीय क्षेत्र होता है, केवल रेत के धोरे या बालू का स्तूप मिलते हैं, जबकि हमादा और रेग में बालू का स्तूप नहीं है। हमादा पथरीला मरुस्थल है और रेग मिश्रित मरुस्थल है जिसमें बालू का स्तूपों की प्रधानता नहीं होती है, जबकि इर्ग में रेतीली बलुई मिट्टी के साथ साथ बालू का स्तूपों की भी क्या मिलती है, प्रधानता मिलती है। क्लियर हो गया। इसके बाद एक शब्द और आया, लघु मरुस्थल। अब समझना लघु मरुस्थल क्या है। स्मॉल डेजर्ट, लघु मरुस्थल यहां कच्छ के रण, गुजरात से बीकानेर के मध्य स्थित मरुस्थल को लघु मरुस्थल कहा जाता है। यानी कि लघु मरुस्थल का मतलब क्या होता है कि लघु मरुस्थल मरुस्थल का प्रकार नहीं है। कच्छ के रण गुजरात से लगाकर बीकानेर के मध्य जो एक मरुस्थल, जो एक स्मॉल डेजर्ट के रूप में, एक छोटे मरुस्थल के रूप में दिखाई देता है, उसे ही लघु मरुस्थल कहा गया। राजस्थान में मरुस्थल के 3 ही प्रकार है, हमादा, रेग और इर्ग। हमादा पथरीला है, रेग मिश्रित है और जो केवल बालू का स्तूप युक्त मरुस्थल है उसे क्या कहा जाता है, इर्ग कहा जाता है। लघु मरुस्थल तो एक क्षेत्र विशेष को संज्ञा दे रखी है जिसका विस्तार कच्छ के रण गुजरात से बीकानेर के मध्य, यानी कि जिसमें बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर का जो है अधिकांश भाग इसके अंतर्गत आता है। तो इस तरह से पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में यहां 3 प्रकार के मरुस्थल। इसके अलावा यहां पे और क्या क्या है, तो इसके अलावा यहां पर एक तो आपको मिलेगा लाठी सीरीज। यहां सबसे इंपॉर्टेंट है और अधिकांश प्रश्न लाठी सीरीज को लेके पूछे जाते हैं कि लाठी सीरीज क्या है। अब लाठी सीरीज जो है, अब इसे पूरा समझना कि यहां धरातल है, इस धरातल के नीचे इंटरनल वाटर ड्रेनेज सिस्टम है, यानी कि आंतरिक जल पट्टी है। यह भूमिगत जल है और जहां जहां भूमिगत जल है वहां पर एक विशेष प्रकार की घास पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, सेवण घास कहते हैं। अब समझना, यहां से यहां तो है धरातल, यहां है भूगर्भीय जल पट्टी और यहां है सेवण घास का मैदान। तो इसका मतलब लाठी सीरीज क्या है। अब सबसे पहले तो यह कहां से शुरू होती है, तो कहा जाता है यहां
जैसलमेर में पोखरण से लगाकर एक स्थान है जिसका नाम है मोहनगढ़, जो कि लगभग 80 किलोमीटर लंबी और 60 किलोमीटर चौड़ी एक भूगर्भीय जलपट्टी है, जहां पर एक विशेष प्रकार की घास का मैदान, सेवण घास का मैदान पाया जाता है और इसे ही हम क्या कहते हैं, लाठी सीरीज कहते हैं। अब लाठी सीरीज क्या है समझना। जैसलमेर में पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य स्थित भूगर्भीय जलपट्टी, जहां सेवण घास का मैदान स्थित है, लाठी सीरीज कहलाती है। यानी कि यहां एक तरह से भूगर्भीय जलपट्टी भी है और साथ ही साथ यहां सेवण घास का मैदान है, और इसीलिए लाठी सीरीज को मरुस्थल का उद्यान नखलिस्तान, ओएसिस कहा यहां भी ध्यान रखना, इस लाठी सीरीज को ही मरुस्थल का उद्यान या नखलिस्तान या ओएसिस की संज्ञा दी गई है। अब एक और ध्यान रखना, मरुस्थल का सुंदर उद्यान हम कोलायत झील को भी कहते हैं, लेकिन उसके कहने का कारण है वहां पर पीपल के वृक्षों की प्रधानता है। लेकिन यदि क्षेत्र पूछा जाता है कि किस क्षेत्र को मरुस्थल का उद्यान कहा जाता है, तो लाठी सीरीज को कहा जाता है, क्योंकि यहां पर सेवण घास पाई जाती है, जिसका वैज्ञानिक नाम है लिसिथुरुस सिडिकुस, और यह राजस्थान में या पश्चिमी राजस्थान में सबसे लंबी प्रोटीन युक्त घास है, जो दुधारू पशुओं के लिए उपयोगी मानी जाती है। तो इसीलिए ध्यान रखना, लाठी सीरीज का जो प्रश्न है हमें एग्जाम में विशेष रूप से, और इस लाठी सीरीज को पारिस्थितिकी संतुलन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण भी माना जाता है, क्योंकि मरुस्थल में घास के मैदान के रूप में यहां है, इसीलिए इसे इकोसिस्टम का यानी कि एक बैलेंस इकोसिस्टम के रूप में जाना जाता है, पारिस्थितिकी संतुलन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण। और सेवण घास, जिसे हम स्थानीय भाषा में लिलोण घास कहते हैं, जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है। तो इस तरह से हमें लाठी सीरीज को लेकर भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में पारिस्थितिकी संतुलन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण किसे माना जाता है, तो लाठी सीरीज को माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि यहां पर मरुस्थल में एक सेवण घास का मैदान है और इस सेवण घास में गोडावण पाया जाता है, और गोडावण के लिए जैसलमेर जाना जाता है, और जैसलमेर का जिला शुभंकर भी गोडावण है, और जैसलमेर में जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है वहां गोडावण की आश्रय स्थली के रूप में भी जाना जाता है। तो इसलिए हमें लाठी सीरीज को विशेष रूप से पढ़ना है। अब लाठी सीरीज में भी कई प्रकार की संरचनाएं मिलती है, जिसमें है
चांदन नलकूप। तो बात करते हैं चांदन नलकूप की। चांदन, अब देखिए चांदन नलकूप क्या है कि यहां जो हमने भूगर्भीय जलपट्टी के बारे में पढ़ा, यहां जो जलपट्टी, जिसे हम क्या कहते हैं, लाठी सीरीज। अब इसी लाठी सीरीज में के अंतर्गत जैसलमेर में एक स्थान है चांदन, और उस चांदन नामक स्थान पर एक नलकूप बनाया गया है। इस नलकूप को ही क्या कहा जाता है, चांदन नलकूप। अब चांदन नलकूप क्या है, यहां भी आपको क्लियर होना चाहिए, या यहां किसका उदाहरण माना जाता है। कि लाठी सीरीज जैसलमेर में चांदन नामक स्थान पर स्थित नलकूप, जिसे थार का घड़ा कहा जाता है, और जो भूगर्भीय जलपट्टी का उदाहरण है। कि जो हमने लाठी सीरीज पढ़ी जो कि भूगर्भीय जलपट्टी है, उसी लाठी सीरीज में जैसलमेर में एक स्थान है चांदन, और चांदन नामक स्थान पर एक नलकूप बनाया गया है, और इससे आसपास के क्षेत्रों में जल आपूर्ति की जाती है। और इस ही नलकूप को, चांदन नलकूप को थार का घड़ा कहते हैं। और यह कहां स्थित है, भूगर्भीय जलपट्टी में, इसीलिए इसे भूगर्भीय जलपट्टी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण भी माना जाता है। तो इस तरह से हमें लाठी सीरीज और चांदन नलकूप को पूछा आता है, जो कि कहां पर है, जैसलमेर में। और कई बार डायरेक्ट प्रश्न आता है, थार का घड़ा किसे कहते हैं, चांदन नलकूप को कहते हैं। इसके बाद इसी हमादा के अंतर्गत जो है आकल गांव जीवाश्म पार्क है।
आकल गांव फॉसिल पार्क। अब देखिए आकल गांव जीवाश्म पार्क क्या है? राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में आकल नामक स्थान से जुरेसिक कालीन मध्यजीवी महाकल्प के जुरेशिक कालीन प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष मिले जिसे राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क कहा। अब यहां समझना कि आकल गांव जीवाश्म पार्क का मतलब है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान जो जैसलमेर है उसमें एक स्थान है आकल, वहां से जुरेसिक काल के प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष मिले हैं और उन प्राकृतिक वनस्पति के अवशेषों के कारण ही यह क्षेत्र राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क के रूप में जाना जाता है। यहीं पर एक और स्थान है कुलधरा गांव। कुलधरा गांव, अब यहां क्या है? जैसलमेर के कुलधरा ग्राम से गांव से मध्यजीवी महाकल्प के जुरेशिक काल के डायनासोर के अवशेष। अब देखिए आकल गांव और कुलधरा गांव में अंतर क्या है? आकल गांव से जुरेशिक कालीन प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष मिले हैं, जबकि कुलधरा गांव से डायनासोर के अवशेष मिले। लेकिन कुछ भूगोलविदाओं का मानना है कि जो यहां से अवशेष मिले वह डायनासोर के नहीं, व्हेल मछली के, और उसी के आधार पर हम कहते हैं कि थार का मरुस्थल पहले तैतीस सागर का अवशेष था। लेकिन बाद में जब इसका भूगोलविदाओं ने विस्तृत अध्ययन किया
तो यह क्लियर किया कि यहां से जुरेसिक कालीन डायनासोर के अवशेष मिले हैं, जबकि काकल गांव से जुरेसिक कालीन प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष मिले। इसके बाद एक और स्थान है जिसे हम कहते हैं बाप बोल्डर। बाप बोल्डर, अब यह क्या है समझना। फलोदी जिले के बाप नामक स्थान से पर्मियन कार्बेनिफेरस युग के हिमानीकृत गोलास्म, जिन्हें हम मोरेन चट्टान कहते हैं, के मिले, जिसे बाप बोल्डर कहा जाए। यानी कि बाप बोल्डर जो है पहले जोधपुर में आता था, लेकिन अब यह फलोदी जिले में है। बाप नामक स्थान है जहां पर पर्मियन कार्बेनिफेरस युग की हिमानीकृत जो चट्टानें होती है उन्हें मोरेन कहते हैं, मोरेन के अवशेष मिले हैं। और इसीलिए बाप बोल्डर भी कई बार पूछा जाता है कि बाप बोल्डर का संबंध किस काल से है, तो पर्मियन कार्बेनिफेरस युग से है, जबकि कुलदरा और आकल गांव का जो संबंध है वह जुरेसिक काल से। तो इस तरह से हमें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में शुष्क रेतीले मैदान के अंतर्गत जो भी मरुस्थल, जो 3 प्रकार का मरुस्थल पाया जाता है, उनके बारे में पूछा जाता है। और उस मरुस्थल के अलावा यहाँ पर लाठी सीरीज है, चांदन नलकूप है, आकल गांव जीवाश्म पार्क है, इनके बारे में भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। कई बार तो डायरेक्ट पूछा जाता है कि राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क स्थित है, या तो वहां वन्य जीव अभ्यारण्य पूछते हैं, राष्ट्रीय मरु उद्यान, या फिर स्थान पूछते हैं आकल गांव, या फिर डिस्ट्रिक्ट पूछते हैं जैसलमेर। तो कई बार तो हमें डायरेक्ट प्रश्न मिलते हैं, तो कई बार इनडायरेक्टली हमें सत्य और असत्य कथन के अंतर्गत पूछे जाते हैं, जिनके बारे में भी जो पूछे जाने की संभावना है उनके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।